हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल। हम क्या कर रहे हैं आज? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का 12th वीडियो है। और हम ट्राई करेंगे कि आज इस चैप्टर को डन कर दे, बिकॉज एक ही मेजर टॉपिक हमारा बचा हुआ है जो हमें कवर करना है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो आपको मेरे साथ में थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा आज, और हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को और हमारा पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रेडी हो जाएगा। तो आज का टॉपिक जो हम इन जनरल डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली प्योर रोलिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग कंडीशन जो होती है हमारे पास में, प्योर रोलिंग के केस में हम ये देखते हैं कि प्लेनार मोशन जो है, प्लेनार हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था और उसमें देखा था कि रोटेशन और ट्रांसलेशन जब साथ में होते हैं तब हमारा मोशन कैसे होता है, राइट। और उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें निकालना सीखा था, राइट। इवन एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये भी हमने कैलकुलेट करना सीखा था। प्योर रोलिंग जो है वो एक कंडीशन के बेसिस पे आती है, और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों चीजों को कैलकुलेट करते हैं हम रोलिंग बॉडीज के लिए। ठीक है। रोल ऑफ फ्रिक्शन, रोल ऑफ फ्रिक्शन ये बोलता है कि भाई फ्रिक्शन का कोई रोल है कि नहीं है, राइट। फ्रिक्शन का कोई रोल है कि नहीं है, तो हम फ्रिक्शन के रोल को यहां पे समझते हैं कि फ्रिक्शन के बिना या फ्रिक्शन के साथ में रोलिंग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें आज कवर करनी है। चलते हैं हम प्योर रोलिंग पे। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, राइट। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग अगर हम देखते हैं तो प्लेनार मोशन ही प्योर रोलिंग बन जाता है इफ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो। तो जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है, सरफेस से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में होता है, अगर वो जीरो होता है तो क्या जीरो होता है, उसकी वेलोसिटी अगर जीरो होती है तो हम ये कहते हैं कि भाई इस बॉडी का रोलिंग हो रहा है। ठीक है, अब नोटिस करो, ये क्या है, ये प्योर रोटेशन है। ठीक है, ये क्या है, ये प्योर ट्रांसलेशन है। मुझे कैसे पता चला? भाई देखो, ये घूम रहा है, सारे पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर है, तो हमको ये रोटेशन मिल गया। सारे पॉइंट की वेलोसिटी वीसी है, सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रांसलेशन है। इसको हमने प्लेनार मोशन में कन्वर्ट करके लास्ट टाइम वेलोसिटीज निकाल दी है। अब हमें ये देखना है कि इस वेलोसिटीज के बाद में हमारा जो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो जीरो करना कैसे, हमें कैसे करना पड़ेगा, राइट। तो हम उसी पे चलते हैं और देखते हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो जीरो कैसे की जाएगी। देखो, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो लेट्स अज्यूम द रेडियस ऑफ द सिस्टम इज आर, इसका रोटेशन वेलोसिटी है ओमेगा, और इसके बाद में इसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो है वीसी। अब हमें प्रूव करना है यार ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये बोलता है कि ये जो पॉइंट P है इसकी नेट वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जीरो। ठीक है, वीपी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी वीसी की वजह से ये पॉइंट जो है ये डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमने लास्ट टाइम ही देख लिया, प्लेनार मोशन वाला वीडियो देखोगे तो ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ओमेगा ओमेगा आर की वेलोसिटी जो है वो इसको ऐसे घुमा रही है, पीछे की तरफ ले जा रही है, तो इसकी ओमेगा आर जो है वो पीछे है। कंडीशन क्या बनी? कंडीशन ये बनी कि भाई VC माइनस ओमेगा आर शुड बी इक्वल टू जीरो। तो VC शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। दिस इज बेसिकली द कंडीशन फॉर रोलिंग। राइट, तो हमें ये चीज तो पता चल गई कंडीशन फॉर रोलिंग क्या है, लेकिन लड़ाई ये बात की है कि सर आपने इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो वेलोसिटी तो ओमेगा R1 से निकलती ही है, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है ना भाई। अगर हम किसी भी पॉइंट पे, समझो यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं R1 डिस्टेंस पे, तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकलती है? वेलोसिटी कैसे निकलती है ओमेगा R1 से। अब इसका सवाल ये है कि अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी ओमेगा R1 है तो इसका और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई ये जो ओमेगा आर है ना वो इस पॉइंट का रोटेशन की वजह से वेलोसिटी है, इस पॉइंट का, रैंडम पॉइंट का नहीं है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का। और वीसी जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ना। तो ये जो आप लिखते हो ये रोटेशन की वजह से वेलोसिटी है, रोटेशन की वजह से जो आएगी वो ओमेगा आर है। लेकिन वो किसके इक्वल होनी चाहिए? इसके इक्वल तो है ही है यहाँ पे, लेकिन इसके इक्वल होनी चाहिए, तब जाके रोटेशन होगा, सॉरी प्योर रोलिंग होगा। ठीक है,
तो हमें ये तो पता चल गया कि कंडीशन क्या है। अब पहला सवाल ये आता है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, ये हमारा बॉडी जो है ये रोटेट कर रही है 3 रेडियंस पर सेकेंड से, ठीक है, और इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 4.5 मीटर पर सेकेंड, और इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 1 मीटर। तो सवाल ये आ जाता है कि ये बॉडी जो है ये रोलिंग, प्योर रोलिंग कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो जानते ही हैं कितनी है, 4.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम निकालेंगे ओमेगा आर, तो 3 into 1 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो बॉडी है उसका ये पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो vc माइनस ओमेगा आर 1.5 मीटर पर सेकेंड से ये चल रही है। अगर ये चल रही है तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई क्योंकि ये मूविंग पॉइंट है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट का जो बॉडी है वो रोलिंग नहीं कर सकता। रोलिंग करने के लिए कितना आना चाहिए था, 0, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि ये आपकी रोलिंग बॉडी है, उसने बता दिया रोलिंग है, ठीक है, इसका ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है, रेडियस फिर से 1 मीटर है और वेलोसिटी दी हुई है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर रोलिंग बोल दिया है, रोलिंग बोल दिया है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होनी चाहिए ओमेगा आर, सो vc बाय r इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा जो है vc कितना है 2/1 विच इज ओमेगा, तो हमें ओमेगा कितना आ गया 2 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, ये सिंपल सवाल है, बहुत बार फंस जाते हैं यार क्योंकि याद नहीं रहता कि कंडीशन क्या है। कंडीशन याद रखो, कहानी क्लियर है, ठीक है। एक लेवल ऊपर चले, चलो अब ये बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये जो रोटेशन हो रहा है ये रोटेशन हो रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड से, इसका जो रेडियस गिवन है वो दिया हुआ है हमारा 1.2 मीटर्स, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर्स। अब सवाल ये बनता है, ये पूछ रहा है कि अगर ये हो रहा है और ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है, तो हमें ये बताना है कि भाई प्योर रोलिंग के लिए इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है। अब ये जमीन पे नहीं है, ये उस प्लैंक पे है जो प्लैंक आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन आपको प्योर रोलिंग की कंडीशन याद रखनी है। प्योर रोलिंग क्या बोलता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 0, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हो ये रहा है कि अगर आप इस वाले को देखोगे तो ये वाला आगे जा रहा है पॉइंट, सॉरी, ये पॉइंट जो है ये आगे भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है, अगर आपका ग्राउंड ही 5 मीटर पर सेकेंड से भागेगा तो आपको वेलोसिटी 0 करनी है। वेलोसिटी 0 कैसे करोगे, पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालो, इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी आपको, इसकी वेलोसिटी आई थी आपको vc माइनस ओमेगा आर, राइट, vc माइनस ओमेगा आर, और इसको अगर बैलेंस करना है तो इस पॉइंट को भी उसी स्पीड से चलना होगा। भाई अगर आप यहां खड़े हो, ठीक है, और आपके ऊपर वाला पॉइंट जो है अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो आपको उसके नीचे नीचे 5 मीटर पर सेकंड से भागना पड़ेगा ताकि वो आपके ऊपर रहे, स्टेशनरी रहे, है ना। वैसे ही अगर आप खड़े हो और आपके नीचे वाला पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है तो आपको आगे भागना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड से ताकि वो पॉइंट स्टेशनरी रहे। तो इस पॉइंट को स्टेशनरी रखने के लिए इस पॉइंट को कितने मीटर पर सेकंड से भागना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो हमें vc कितना आ गया, ओमेगा आर तो पता ही है 2 2 4, ये आ गया 5, तो vc कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये जो बॉडी है या ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को 9 मीटर पर सेकंड से सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि ये बॉडी प्योर रोलिंग कर पाए, ठीक है।
इसमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का भी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। सिंपल बात ये है कि ये पॉइंट आगे जाने वाला है, इसको मूव नहीं करना है तो इसको भी आगे जाना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड से। सर ये जीरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ग्राउंड जीरो पे नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जीरो होना चाहिए। ग्राउंड अगर 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो उसको भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करना पड़ेगा, तभी ये मोशन पॉसिबल है। क्लियर? चले अब इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करते हैं, व्हिच इज वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, राइट? तो अगर आप नोटिस करेंगे तो दिस बॉडी इज रोलिंग, ठीक है, ये रोलिंग कर रहा है, और रोलिंग की वजह से जो वेलोसिटी है, अगर आप देखिए ब्लू वाली लाइन, तो ये घटते घटते यहाँ पे जीरो हो जाती है, फिर इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे मैक्सिमम होती है, फिर यहाँ से जाके यहाँ तक, फिर आके जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटीज बन रही हैं, ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे? ठीक है, ये कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा मेथड है जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था प्लेनार मोशन में। ठीक है, प्लेनार मोशन में हमने यूज किया था। प्लेनार मोशन ये बोलता है कि भाई ये तो बताइए कि ये रोलिंग कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप याद करो प्लेनार मोशन वाला लेक्चर, तो हमें क्या क्या बताया? ए बी सी डी। ए की वेलोसिटी कितनी है? v माइनस ओमेगा आर। बी की वेलोसिटी कितनी है? रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। सी की वेलोसिटी कितनी है? v प्लस ओमेगा आर। और इसकी वेलोसिटी भी है ये हमने लास्ट टाइम कर दिया, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पिछला वाला वीडियो देख लो, समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ना कि v की जो वैल्यू है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू इक्वल टू ओमेगा आर है। तो जहां जहां ओमेगा आर है वहां वहां v डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे v डालोगे, ये पॉइंट की वेलोसिटी जीरो आ गई। यहाँ पे v डालोगे तो ये पॉइंट की वेलोसिटी आ गई √2v। यहाँ पे v डालोगे तो इसकी वेलोसिटी आ गई 2v, और इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, है ना? तो इसलिए हमने देखा कि सबसे ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी है 2v, और अगर आप यहां देखोगे तो मिनिमम वेलोसिटी है 0, और इसके बीच में बाकी वेलोसिटीज लाई करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली पिछले वाले में डिराइव किया था वेलोसिटीज एट पॉइंट, अब उस पे प्योर रोलिंग की कंडीशन लगा दी तो हमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक सवाल कर लेते हैं। ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, ठीक है, अब ये बोलता है अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है कि ये ओमेगा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो अगर मैं p पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं तो कितनी होगी? ठीक है, तो p पॉइंट जो है इट इज एट थीटा एंगल, और मुझे थीटा एंगल की वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको वेक्टर्स आता है तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो v वेलोसिटी जो है वो यही डायरेक्शन में है, ओमेगा आर जो है वो टैंजेंट है। ठीक है, तो हम पहले एंगल पता कर लेते हैं, ये थीटा है तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। आई होप आपको अब डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब अगर हम इसी चीज को करते हैं तो हमें यहां पे डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसा है? देखो ये v है, ओमेगा आर जो आया है बच्चों उसको v लिख सकते हैं, बिकॉज प्योर रोलिंग में v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना आया है? 90 माइनस थीटा प्लस 90, दैट इज 180 माइनस थीटा, राइट? तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 करेंगे 180 माइनस थीटा। वी नेट कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। तो v नेट आ जाता है यहां से रूट ऑफ वी स्क्वायर टू 2v स्क्वायर 1 प्लस माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस क्यों आ गया? क्योंकि 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहां से
वी नेट हो जाएगा √4v² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर इसका रूट ले लो तो आ गया 2v साइन थीटा बाई, ये इसकी वेलोसिटी। अगर इसका थीटा दिया होता तो थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देते। अच्छा, एक चीज याद रखना कि एंगल क्या है, एंगल वाई एक्सिस से दिया हुआ है, वर्टिकल से। अगर हॉरिजॉन्टल से देता तो उसके हिसाब से निकालना पड़ता, इसलिए इसको फॉर्मूला जैसे नहीं रटना, फॉर्मूला जैसे रटोगे तो दिक्कत आएगी। आपको बस याद रखना है कि भाई दोनों पॉइंट की वेलोसिटीज, रोटेशन और ट्रांसलेशन की निकालनी है और उसका वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है, अगर वेक्टर में दिक्कत है तो वेक्टर वाला पहला वीडियो देख लो, सम ऑफ, इसमें पैरेललोग्राम लॉ यूज किया है, वहां पे भी मैंने सिखाया हुआ है, तो आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी निकालना आ गया, रैंडम पॉइंट की वेलोसिटीज भी मिल गई। ठीक है, अब अगर वेलोसिटीज की ये कहानी है तो मुझे ये पता करना है कि यार एक्सेलरेशन का क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर चलो फिर से लेते हैं। ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है ओमेगा और इसके पास अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से चल रहा है और इसके पास है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस पॉइंट पे चाहिए कि एक्सेलरेशन कितना हो। नेट एक्सेलरेशन एट p, तो ये हमको चाहिए। राइट, अब रूल क्या है, जैसे हमने बोला भाई v नेट 0 होता है यहाँ पे, वैसे ही a नेट भी 0 होगा। ठीक है, तो a नेट अगर हम देखते हैं तो a नेट बना होगा ACOM से। देखो ये जो COM है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, तो इसकी वजह से देयर वुड बी अ ACOM इन दिस डायरेक्शन, राइट, और उसकी वजह से पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा अल्फा आर, रोटेशन की वजह से एक एक्सेलरेशन है और एक ट्रांसलेशन की वजह से। तो इसकी वजह से ए नेट जो निकल रहा है वो आ रहा है आपको ACOM माइनस अल्फा आर, बट ए नेट कितना होना चाहिए, 0, सो ACOM माइनस अल्फा आर, तो ACOM अपॉन आर अल्फा। क्या सारे एक्सेलरेशन 0 हो गए? आप बोलोगे हाँ, यहाँ पे सारे एक्सेलरेशन 0 हो गए। नहीं, 0 नहीं हुए। सोचो, एक एक्सेलरेशन मिस हो रहा है। ठीक है, एक एक्सेलरेशन इसमें मिस हो रहा है, बिकॉज जनरली यहाँ पे ना नेगेटिव हो जाता है कि यार टोटल एक्सेलरेशन 0 कर दिया, नेट 0 है तो हमने इसको 0 करके आंसर निकाल दिया। बट अगर एक्सेलरेशन के बारे में याद करो सर्कुलर मोशन में, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना। हमने क्या किया, हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस को इक्वल किया, ये दोनों जो है ये दोनों टेंजेंट पे लग रहे हैं, राइट। और ऐसा क्यों किया ये समझना है। देखो, अगर एक्सेलरेशन होगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भले ही अभी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। भाई एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाता है, राइट, तो चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाए चाहे इस डायरेक्शन में बढ़ाए, लेकिन जैसी वेलोसिटी बढ़ेगी रोलिंग बंद हो जाएगा, लेकिन हमको तो रोलिंग करना है। ठीक है, तो ना इस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को बढ़ाना चाहिए ना इस वाले को, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला नॉर्मल एक्सेलरेशन, मैंने आपको बताया था कि वो स्पीड को चेंज करने की ताकत रखता ही नहीं है, स्पीड नहीं चेंज कर सकता वो। नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा बॉडी का डायरेक्शन, रोटेशन चेंज कर रहा है, रोटेशन करवा रहा है, राइट। तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, और वो वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता तो अपने को क्या टेंशन है, वेलोसिटी तो 0 ही है फिर इस पॉइंट की, है ना। जब भी इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर 0 ही रहेगा। तो क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है, सॉरी नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है
वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, स्पीड को नहीं चेंज कर सकता, तो उसको जीरो करने की जरूरत नहीं है, और उसके बिना ये बॉडी रोल करेगी भी नहीं। ठीक है, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चाहिए, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद में ये दोनों जीरो क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी को चेंज करने का सिस्टम बना सकते हैं, तो वो समय नहीं चाहिए। हमें चाहिए भाई ये मत करो, ये करोगे कोई प्रॉब्लम। तो टोटल एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं? नहीं। ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन जो हमारा है वो जीरो नहीं है, लेकिन टोटल एक्सेलरेशन को अगर हम अवॉइड कर देते हैं, तो अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो अगर हम इसको लिखते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं तो हमें क्या लिखना चाहिए? ए नेट टेंजेंशियल शुड बी जीरो, राइट। ये कंडीशन बन जाती है आपकी प्योर रोलिंग की। तो जब प्योर रोलिंग कर रहे हैं, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में हमेशा ए नेट टेंजेंशियल जीरो होता है, ए नेट टेंजेंशियल जीरो होता है, रेडियल जो है वो जीरो नहीं होता। क्लियर है यहां तक? एक्सेलरेशन की कहानी समझ गई? ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो। ये बॉडी जो है, ये बॉडी जो है ये प्योर रोलिंग कर रही है। ठीक है, तो अगर ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, तो हमें बताना है कि अल्फा का वैल्यू कितना है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू। प्योर रोलिंग कर रही है बताया। चलो 2 मिनट लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी नहीं है, आराम से करो, नहीं हो रहा है तो वीडियो पॉज कर लेना, लेकिन आराम से करो। तो इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू चाहिए, और अल्फा की वैल्यू के बाद में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। कैसे निकाल? बट ये बता दिया है प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग की कंडीशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्या कंडीशन देता है प्योर रोलिंग? आ गया? चले? नहीं, अगर टाइम चाहिए होगा तो पॉज करके आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने बोला ना आपको सॉल्व करना है, मुझे आता है सॉल्व। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ACOM अपॉन R शुड बी इक्वल टू अल्फा। ACOM 2 है, ये डिवाइड बाय 1, तो ये आ गया 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा आ गया। अब ये बोलता है कि सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कितना होगा? तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा तो पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? ओमेगा की भी दिक्कत नहीं है, ओमेगा आता है VCOM बाय आर। VCOM कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय आर, तो ये हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड। इसको उठा के यहाँ डालेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा 25 इंटू 1, 25 सॉरी सेंटीमीटर है, तो 25 मीटर पर सेकंड। बस कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगा दो, बाकी डेटा आपको अपने आप मिल जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। एक और सवाल करें? चलो बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है,
तो बताना ये है आपको कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है। इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। कंडीशन याद रखो, अगर कंडीशन याद रहेगी तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा सोचो। कंडीशन क्या है प्योर रोलिंग की कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना एक्सेलरेट करना चाहिए टेंजेंशियली, ना रोटेट ना मूव करना चाहिए विद वेलोसिटी। तो क्या करें उसके लिए? एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन के टर्म में सोचो, वेलोसिटी छोड़ो, एक्सेलरेशन के टर्म में सोचो क्या होना चाहिए उस पॉइंट पे। मैंने आधा हिंट तो दे ही दिया है, पॉइंट मार्क कर दिया है, इस पॉइंट पे ही आपको सोचना है सारी चीजें। बाकी सारे पॉइंट का मतलब नहीं है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही है। हो गया? चलें, चलो 15 सेकंड और ले लो। सवाल लगाने पड़ेंगे, बिना लगाए नहीं होंगे, लगाए बिना नहीं सीख पाओगे, डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी अगर नहीं लगाओगे। सोचो। चलो 15 सेकंड हो गए, और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर लेना। आइडिया बहुत सिंपल है, देखो अगर अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो ये पॉइंट जो नीचे वाला पॉइंट है ना, जो ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक के अंदर वाला पॉइंट जो है वो आगे भाग रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? ए नॉट से। अब ये जब भागेगा तो इसको लगेगा ये नीचे से भाग रहा है ना, तो ये पीछे जाने लगेगा, लेकिन इसको तो मूव नहीं करना है, तो ये बोलेगा यार मुझे भी आगे भागना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना बनना चाहिए? इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन बनना चाहिए ए नॉट, लेकिन नेट एक्सेलरेशन अहाता कितना है? ए माइनस अल्फा आर। इसको रीअरेंज कर दो, सो ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर। कौन सा आंसर है? कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो पूछ लेना, कमेंट में पूछ सकते हो, अगर दिक्कत है कोई कंफ्यूजन है कि सर कैसे हो गया तो पूछ सकते हो। लेकिन मैंने बेसिक कंडीशन लगाई ना कि भाई ये वाला ब्लॉक आगे भागेगा तो ये पीछे जाएगा, लेकिन ये तो चलना नहीं चाहिए, इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो ये बोलता है यार मुझे भी आगे जाना पड़ेगा इस एक्सेलरेशन से ताकि मैं हमेशा इसके साथ चलता रहूं, तो इसको आगे एक्सेलरेशन ए नॉट, इसका नेट ए नॉट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए नॉट होने के लिए इसको ए नॉट के इक्वल होना पड़ेगा, आपको ए माइनस ए नॉट अल्फा आ जाए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलें आगे। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ये हो गया एक्सेलरेशन के बारे में, तो हमने देख लिया फिर से कि भाई अगर रोलिंग बॉडी है तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होने के बाद में हमें ये देखना चाहिए कि भाई उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटीज क्या क्या हो सकती हैं, एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकती हैं। एक्सेलरेशन जब करते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होने चाहिए नेट, और हमारा रेडियल एक्सेलरेशन अभी भी सेम होगा, तो भी कोई मतलब है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक और कंडीशन बची है हमारे पढ़ने के लिए, विच इज बेसिकली नोइंग दैट फ्रिक्शन क्या रोल करता है रोलिंग में, राइट तो फ्रिक्शन की वजह से क्या रोल प्ले करता है रोलिंग में, वो चीज हमें यहां पे देखनी है। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन ना हो, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर बॉडी ऑलरेडी रोलिंग है, अगर वो बॉडी ऑलरेडी रोलिंग है, अगर v इक्वल टू ओमेगा आर का कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आप उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी रख दो, v ओमेगा वेलोसिटी है और ये रोलिंग है, तो अगर आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी रख दोगे तो भी वो रोल करता रहेगा, क्योंकि वो कंडीशन तो अभी सेटिस्फाइड है ना कि इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो भले ही फ्रिक्शन हो या नहीं हो ये हो सकता है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बॉडी रखी हुई हो, अगर बॉडी यहाँ पे प्लेस्ड हो और प्लेस्ड होने के बाद में मैंने इस पे फोर्स लगाना चालू किया कि मैं भाई इसको रोल कराऊंगा, ठीक है, अब ये अगर हम अजम्पशन करते हैं कि भाई ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है,
ठीक है, तो अगर स्मूथ सरफेस है तो क्या ये रोल करेगा? सोचो। देखो, रोलिंग के लिए एक चीज याद रखना, हमेशा इक्वल अपोजिट फोर्स लगती है, अकेला फोर्स नहीं है। अगर आप एक ढक्कन खोल रहे हो, ढक्कन खोल रहे हो, तो एक थंब जो है वो हिंज जैसे काम करता है और दूसरा ऐसे, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों फोर्स मिलके उसको खोलते हैं, राइट? तो रोटेशन के लिए तो दो फोर्सेस चाहिए। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो इस फोर्स को बैलेंस करने वाला फोर्स नहीं है, तो ये क्या करेगा? इसको खींच के आगे ले जाएगा, तो ये बॉडी स्लाइड करेगी, कभी भी अपना रोटेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाएगी। और अगर ये रोटेट ही नहीं करेगी तो हमारा जो रोटेशन है, ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन, वो चालू ही नहीं होगा। प्लेनार मोशन नहीं है, प्लेनार मोशन नहीं है तो रोलिंग कहां से? तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो आप कहीं पे भी फोर्स लगाओ, फ्रिक्शन जो है वो नहीं होने पर रोलिंग नहीं स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर फ्रिक्शन होता तो अगर ये बॉडी आगे स्लाइड कर रही होती तो फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में लगता। अगर फ्रिक्शन होता तो बॉडी इस तरफ फोर्स लगाती और फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में लगता, है ना? अब देखो, अब ये रोटेट कर सकती है क्लॉकवाइज, ठीक है, और क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से क्या होगा बेसिकली आपका रोटेशन जो है वो फास्ट होता जाएगा, है ना? तो देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी सोचो, ओमेगा आर जो है, वेलोसिटी जो है फोर्स की वजह से पहले स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो फॉर वेलोसिटी विल बी हाई, ओमेगा विल बी मिनिमम इन द एट t इक्वल टू 0, बट एज टाइम प्रोग्रेसेस, एज टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या होगा? वेलोसिटी जो है वो फ्रिक्शन की वजह से घटने लगेगी, और ओमेगा जो है रोटेशन, ये जो टॉर्क लग रहा है इसकी वजह से बढ़ने लगेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेलोसिटी विल बिकम ओमेगा आर के इक्वल, वेलोसिटी विल बिकम ओमेगा आर के इक्वल, राइट? सो v इक्वल टू ओमेगा आर हो गया। अब v इक्वल टू ओमेगा आर हो गया तो हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो करने का चांस मिल जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि फ्रिक्शन और फोर्स मिलके रोटेशन को बढ़ा रहे हैं और ट्रांसलेशन को कम कर रहे हैं। क्लियर है? आगे चले, चलो। तो फ्रिक्शन होना तो जरूरी है, फ्रिक्शन के बिना काम नहीं, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक लग रहा है कि काइनेटिक लग रहा है? ठीक है, अगर आप मोशन को ध्यान से देखो, तो हमने क्या बोला? हमने बोला ये पॉइंट जो है ये रेस्ट पे, और रेस्ट पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है बच्चों? स्टैटिक। और स्टैटिक की वैल्यू जो है वो 0 से लेके म्यू एन के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो आप डायरेक्टली उठा के रोलिंग बॉडी में म्यू एन नहीं डाल देना फ्रिक्शन के लिए। फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक है, आपको उसको म्यू एन से निकालना नहीं है। हो सकता है इक्वल हो जाए, लेकिन आपको क्या ट्राई करना है? आपको ये ट्राई करना है कि बिना उसको म्यू एन डाले आपको क्या वैल्यू आ रही है ये पता करना। ठीक है, एक सवाल देखो, एक रिंग है, इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये रोलिंग कर रहा है, ठीक है, ये रोलिंग कर रहा है। तो इसका सवाल ये है कि मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे फ्रिक्शन कितना है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है। रिंग है, ठीक है, मास एम रेडियस आर का। अच्छा चलो डिस्क ले लो, मास एम रेडियस आर का डिस्क है, डिस्क है, ठीक है। अब तीन इक्वेशन, पहला इक्वेशन आप लिखाओगे न्यूटन सेकंड लॉ से F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आ गया F माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और ये बोलेगा F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। रोटेशन हो रहा है, टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क क्या लिखेंगे? सेंटर के अबाउट लिख रहा हूं, O के अबाउट, ठीक है, तो O के अबाउट F इंटू आर, फ्रिक्शन भी रोटेशन में हेल्प कर रहा है, दोनों ही क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखते हो तो F प्लस एफ इज इक्वल टू आई, आई कितना होता है? डिस्क का सेंटर ऑफ, कहाँ लिखा है? ओ पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट लिखोगे उसी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास, so एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा बाई आर, आर कट एम आर अल्फा बाई 2, लेकिन अल्फा आर तो ए होगा ना रोलिंग के लिए, अल्फा आर तो ए होगा रोलिंग के लिए, तो ये बोलता है एक काम करो,
एफ प्लस एफ को लिख दो फिर एम ए बाई टू, और एफ माइनस एफ को लिख दो एम ए। ऐड कर दो, ये दोनों कट जाएंगे, 2f इज इक्वल टू 3ma बाई टू। ठीक है, तो हमें आ जाता है एक्सेलरेशन इज 4f बाय 3m। एक्सेलरेशन आ गया। फ्रिक्शन चाहिए अगर आपको तो इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको आ जाएगा f माइनस mm कट गया, f माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए, 4f बाई 3m इंटू m। ठीक है, तो फ्रिक्शन आ जाएगा आपको f बाई 3, नेगेटिव बाई 3 सॉरी। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया, और दोनों की वजह से रोटेशन जो है वो रोलिंग में कन्वर्ट हो गई। तो हमने क्या निकाला, हमने फ्रिक्शन निकाला बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ रादर देन यूजिंग न्यूटन, राइट। फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन और रोलिंग कंडीशन, इन तीनों को लिख के आप हमेशा एक्सेलरेशन, अल्फा और फ्रिक्शन की वैल्यू रोलिंग में निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट जो बचा है हमें कवर करने के लिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अब ये मैं जल्दी से कवर करूंगा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लेनार मोशन में कर चुका हूं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लेनार मोशन की क्या आई थी आपको, काइनेटिक एनर्जी प्लेनार मोशन की आई थी कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। ये था आपका हाफ एम वी सी स्क्वायर और ये था आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पे हमने रोक दिया था। रोलिंग में लेकिन एक फायदा है, ये बोलता है भाई ये ओमेगा जो है ये वी सी बाई आर है, इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम ये है कि सिलेंडर का अलग है, डिस्क का अलग है, रिंग का अलग है, स्फीयर का अलग है, उसमें भी हॉलो का अलग, सॉलिड का अलग। लेकिन हमने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा था तो हमने बोला था कि आप हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन से लिख सकते हो। तो अगर आप उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो हमें आ जाता है, देखो हाफ एम वी सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। ठीक है, अब इसी को और एक तरीके से लिखा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? के की वैल्यू आपको ऑलरेडी मैंने टेबल में दे चुका हूँ, राइट। आपको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बता चुका हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टेबल वैल्यूज यू कैन ऑलवेज फाइंड कि आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। बस आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक सवाल देखें, चलो। ये तीनों बॉडीज रोल कर रही हैं विद द सेम वेलोसिटी। तीनों बॉडी का जो रोटेशन है वो सेम वेलोसिटी से हो रहा है। तो अगर तीनों बॉडी चल रही हैं सेम वेलोसिटी से, तो सवाल ये है कि इन तीनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी और किसकी इक्वल होगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है
कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी किसकी मिनिमम। ये आपका सवाल है और ये आपका आज का चैलेंज क्वेश्चन भी है कि आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई किसकी काइनेटिक एनर्जी इन सब में से ज्यादा है, कम है, और अगर तीनों की इक्वल है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा ताकि हम इस चीज को डिस्कस कर पाएंगे तीनों की वेलोसिटीज में क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ और ये बताओ, लेकिन रोलिंग बॉडी है, ये रोल कर रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी v जो है वो हमारा वेलोसिटी v जो है, सबका रेडियस सेम है, सबकी वेलोसिटी सेम है, तो अगर दोनों चीजें सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा है वो आपको मुझे बताना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये कवर करता है हमारा मेजर टॉपिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो फर्स्ट बुक आपकी फिजिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो वहां तक हमें ये क्लियर हो जाता है कि भाई इतने सारे चीजें हमें सीखनी है, अप्लाई करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन सीरीज जो आएगी इस पे वो नीट और जेईई की अलग अलग आएगी, वो हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ सिखाएंगे, वो क्वेश्चंस में पिक करके आऊंगा और हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।